जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज के एमसीक्यूज करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन प्री सिक्योर मई 21 में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वैसे क्वेश्चंस जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू ऐसे न्यूज़पेपर्स में, डाउन टू अर्थ में या पीआईबी में मेंशन थे। और ये जो अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स है जो कुछ दिनों के बाद है तुम्हारा 25 मई को, और एपीएससी प्रीलिम्स 8 जून को, इन दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो अगर आप इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए भी ये सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स अगले बार एग्जाम देंगे। एक और चीज़, सिंस आई एम आउट ऑफ द टाउन, आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ अभी जो प्री सिक्योर के सेशंस हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से करूँगा। तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, एग्जामिनेशन तक जितना भी काम हो मैं टाइम निकाल कर आपके लिए ज़रूर क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगले कुछ दिनों तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से करेंगे, फिर उसके बाद जैसे स्मार्ट बोर्ड पे मैं कर रहा था उस तरह से। आज का पहला टॉपिक जो होगा वो पहला टॉपिक है घड़ियाल एंड इट्स कंजर्वेशन। घड़ियाल और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड। घड़ियाल और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है कि जो घड़ियाल है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको प्रोटेक्ट किया गया है, तो कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है? इसके कंजर्वेशन को लेकर कौन कौन से स्टेट्स हैं, किस स्टेट्स में कंजर्वेशन को लेकर बातें चल रही हैं, कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, ये सारी चीज़ें। देन वी विल टॉक अबाउट फेकल कॉलीफॉर्म। अब ये फेकल कॉलीफॉर्म क्या है? ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, और इस फेकल कॉलीफॉर्म को लेकर न्यूज में जब महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज हो रहा था तो एनजीटी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके बीच बातें चल रही थी कि कुंभ मेला के पास वहां पर जो गंगा रिवर का या संगम का जो पानी है उसमें फेकल कॉलीफॉर्म का प्रोपोर्शन कितना है, इसको लेकर क्या हार्म हो सकता है इकोलॉजी को या फिर ह्यूमन को, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स। जो सांप होते हैं फिस करके, यूजुअली जो सांप होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रोटेक्ट किया गया है। और कुछ स्नेक्स हमारे आसपास भी होते हैं इंसानी रूप में। खैर वो इंसानी रूप के जो सांप है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो स्नेक्स हैं, इन स्नेक्स के प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की भी बातें की गई हैं। हालांकि ह्यूमन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ह्यूमन के लिए ऑब्वियसली ये काफ़ी लीथल हो जाते हैं वेनेमस स्नेक्स। वी विल सी कि कैसे इनको कंजर्व प्रोटेक्ट किया जाता है। देन एक टर्म जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन था, वेल स्ट्रैंडिंग। वेल स्ट्रैंडिंग, हम कभी कहीं भीड़ में फंस जाते हैं तो वो ह्यूमन स्ट्रैंडिंग होता है। ये टर्म था वेल स्ट्रैंडिंग का। वेल्स के फंसने से, कहाँ पर ये फंस गए थे, कहाँ देखे गए थे, ये चीज़ें। और क्या होता है ये वेल स्ट्रैंडिंग, कैसे इकोलॉजी से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कैसे क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर अपना इंपैक्ट डालता है। देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कांचा गाचीबौली। कांचा गाचीबौली, दिस थिंग वॉज इन न्यूज, ये न्यूज में था, एक प्लेस का नाम है और इसका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर, जिस स्टेट में ये प्लेस पड़ता है वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो एक्शन लिया, एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये आज के हमारे प्री सिक्योर के टॉपिक्स होंगे। चलिए फिर अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू घड़ियाल, जिसका एक साइंटिफिक नेम क्या है, गैबियलस गैंगेटिकस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रेजेंट था। आप यहाँ देख सकते हो क्या लिख रहा है, वाई घड़ियाल्स आर इंडेंजर्ड एंड हाउ एमपी मध्य प्रदेश इज इमर्जिंग इन इट्स कंजर्वेशन। मतलब कि ये आर्टिकल जरूर मध्य प्रदेश की तरफ इशारा कर रहा है, और एक चीज़ हम सीख सकते हैं दैट मध्य प्रदेश में कंजर्वेशन एफर्ट्स जो घड़ियाल के हैं, आप इस घड़ियाल को देख सकते हो यहाँ पे, ये जो घड़ियाल है लॉन्ग स्नोट वाला, लंबी सी चोंच वाला, माउथ वाला, तो मध्य प्रदेश इसके कंजर्वेशन में लीड कर रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट मोर देन 80% ऑफ घड़ियाल पॉपुलेशन इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, कि 80% से ज़्यादा कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। नहीं जी, ये गलत है। एक्चुअली में कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ घड़ियाल, दैट्स वाई मध्य प्रदेश लीडिंग स्टेट हो गया। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है इस वजह से। दूसरा क्या है, घड़ियाल इज करेंटली लिस्टेड एज वल्नरेबल इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है उसमें घड़ियाल वल्नरेबल कैटेगरी में है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और ये सारी चीज़ें ना हमें बड़ी ध्यान से याद रखनी है कि हमारा जो घड़ियाल है इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल नहीं बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड क्या है, घड़ियाल कंट्रीब्यूट टू रिवर इकोसिस्टम हेल्थ बाय स्कैवेंजिंग एंड फीडिंग ऑन कैरियन। कैरियन मतलब डेड एनिमल्स के जो फ्लेश होते हैं, डेड एनिमल्स जो हो गए हमारे, इनके जो फ्लेसेस हो गए, चाहे वो फिश हो गया या बाकी और भी कोई एनिमल हो गया,
इनके फ्लेश को खाने का कम घड़ियाल करेगा, जिससे कि वो डेड एनिमल अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिवर्स में रहेंगे नहीं, तो रिवर्स का हेल्थ तो बिल्कुल मेंटेन रहेगा ना। दैट्स माय थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या होगा, ओनली वन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। अब यहाँ घड़ियाल से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन, ये लॉन्ग स्नोटेड एनिमल है। आप यहाँ पे देखो, इसका जो स्नोट है, जो चोंच जैसा पार्ट दिख रहा है, वो लंबा सा है, राइट। घड़ियाल लॉन्ग स्नोटेड। और इसका ये वाला जो पार्ट है ना, शॉर्ट का सबसे टॉप वाला, ये उल्टे घड़े के जैसा है। मिट्टी का बर्तन होता है ना, पानी ठंडा रखने के लिए हम घड़ा यूज करते हैं, उसको उल्टा रख दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए इसको घड़ियाल नाम दिया गया। इंडियन स्क्रिप्चर्स में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसको माँ गंगा के साथ भी एसोसिएट किया जाता है कि ये माँ गंगा का वाहन है। बाकी हम IUCN की बात करें तो देख चुके हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। साइट्स जो है, जो कि इलीगल ट्रेड को रोकने का काम करेगा, वो इसे अपेंडिक्स 1 में रखता है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी ये शेड्यूल 1 एनिमल में आता है। काफी ज्यादा प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है, दैट्स वाई इसको हार्म करना स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज अट्रैक्ट करेगा। कहाँ मिलता है, तो ये सैंड बैंक्स में, सैंड बार्स वाले रीजन में मिलता है। वहीं पर ये आता है धूप खाने के लिए, बास्किंग के लिए, या अंडे देने के लिए भी। अंडे देकर फिर वहां से अलग घड़ियाल से निकलेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन एग्स के थ्रू होता है घड़ियाल में। वाई दे आर फेसिंग लॉस ऑफ हैबिटेट, अब हम इलीगल सैंड माइनिंग करते हैं, बालू माफिया है, एग्रीकल्चरल जोन जो है वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, एक्वा एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, हम नदियों में भी, जैसे चंबल रिवर में इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, अब वहाँ पर भी सपोज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक्सटेंड हो रहे हैं, या फिश जो हैं, जो इनका मेन भोजन होता है फिशेस, मछली, अगर उनका नंबर कम होगा देन ऑब्वियसली घड़ियाल भी अफेक्टेड होंगे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दे आर फेसिंग थ्रेट, इन सब की वजह से इनको थ्रेट फेस हो रहा है, घड़ियाल को थ्रेट फेस हो रहा है, ठीक है। और हम इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करें, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो घड़ियाल जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ये बात मैंने तुम्हें समझा दिया है कि क्यों इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिकेइंग बॉडी को, डेड एनिमल्स के बॉडी को खा जाने का काम करते हैं। इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार में, नेपाल में, और हमारे नॉर्थ सो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान में भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश सिंस कंजर्वेशन एफर्ट्स में सबसे लीडिंग है मध्य प्रदेश, इसलिए इसको घड़ियाल स्टेट भी बुलाया जाता है। मोर देन 80% ऑफ इंडियाज घड़ियाल मध्य प्रदेश में मिलते हैं, याद रखिएगा ये चीज। मध्य प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, बताना जरा मुझे, रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। बाकी मध्य प्रदेश के अलावा ये ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड रीजन में भी आता है। ट्राई स्टेट कौन से, मध्य प्रदेश, उसके पड़ोस में राजस्थान, और फिर वहीं पड़ोस में उत्तर प्रदेश, जिनमें ये 3 फेमस प्रोटेक्टेड रीजन से एक है नेशनल चंबल सेंचुरी, दूसरा है सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं, और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपका घड़ियाल है, क्यूट सा घड़ियाल जो आपके तरफ देख रहा है, जिसको चंबल के बागी बुला सकते हैं। चंबल में बागी होते हैं, डाकू कहाँ होते हैं, पान सिंह तोमर चाचा ने समझाया था। खैर, ये घड़ियाल से रिलेटेड क्वेश्चन था। कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है फेकल या फेसल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में। आप द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जहां पे महाकुंभ की ड्यूरेशन ने, NGT ने, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला कि भाई हमें फेकल लेवल जो है, फेकल कोलिफॉर्म लेवल जो है बैक्टीरिया का, इससे रिलेटेड इन्फो चाहिए महाकुंभ वाले रीजन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट द फेकल कोलिफॉर्म आर ए सब ग्रुप ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ओके, दैट ओरिजिनेट, इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, फ्रॉम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए, जैसे हम तो हो गए ही वार्म ब्लडेड, और साथ ही साथ ये पेट्स हो गए, बाकी पेट्स हो गए, बाकी जानवर हो गए, इनके इंटेस्टाइन में, ह्यूमन और बाकी वार्म ब्लडेड एनिमल्स के इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरियाज निकलते हैं। और ये बैक्टीरियाज क्या है, अब यहाँ पर इनका ओरिजिन होता है इंटेस्टाइन में, और जब हम एक्सक्रीटा पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, पोटी पास करते हैं, तो वो फेकल बैक्टीरिया फिर बाहर निकल जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है भाई कि हाँ जी सही है। दूसरा क्या है, एस्चेरिका कोली, और जिसको हम शॉर्ट में पॉपुलरली ई कोली बुलाते हैं, इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फेकल कोलिफॉर्म। नहीं नहीं नहीं, ये भी इंक्लूडेड है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है? ई कोली के बारे में तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि अगर क्लीन वाटर नहीं ले रहे हैं तो ई कोली बैक्टीरिया की वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बड़े बीमार पड़ जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये इंक्लूडेड है इसमें। दिस बैक्टीरिया कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ इलनेस रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सेवियर। यस, इसके वैसे वेराइटी ऑफ बीमारी हो सकती है। अब अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो 1 और 3 हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा।
एक्सप्लेनेशन पर हम आते हैं तो 1 and 3 हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। फैकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिलते क्या है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि फैकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन या बाकी वार्म ब्लडेड एनिमल्स के, है ना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के इंटेस्टाइन में मिलते हैं और स्टूल के थ्रू बाहर आते हैं। ई कॉली जो है वो इसका एक पार्ट है, बाकी कई और बैक्टीरिया होते हैं, आप एटलीस्ट ई कॉली याद रखिए। कॉन्टेमिनेशन कैसे होता है, जब ये फैकल बैक्टीरियाज सपोज सीवेज पाइप है वो ओवर लीक कर रहा है या लीक कर रहा है, सेप्टिक टैंक है वो बाहर बहकर नदियों में आ रहा है, पॉन्ड्स में आ रहा है, या फिर लाइव स्टॉक जो है वो लाइव स्टॉक सपोज कहीं पे ग्रेजिंग फील्ड है, अब वो जो गाय हैं, भेड़ हैं, बकरी है वो खा भी रहे हैं और साथ में एक्सक्रेटा पास कर रहे हैं, वो बहकर आ गया, इन सब की वजह से कॉन्टेमिनेशन होता है। एनवायरमेंट पे इससे ह्यूमन डिजीज तो होगा, दैट इज वेरी क्लियर, हालांकि डायरेक्टली ह्यूमन डिजीज नहीं हो जाता है, बट फैकल बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन जब बढ़ने लगेगा ना तो फिर डिजीजेस के केस में ये कन्वर्ट हो जाता है। तुरंत अचानक से नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं कि आपने पिए और तुरंत बीमार पड़ गए, धीरे धीरे आगे बीमारी हो सकती है। दैट्स वाई हमें क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए नदियों में या पॉन्ड में नहाने के टाइम में भी। दूसरा क्या, एनवायरनमेंट में इफेक्ट की बात करें कि एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट है, तो जब ये फैकल बैक्टीरिया, अब सपोज जैसे फेसेज हैं, एक्सक्रेटा है, पोटी है, लेट्रिन है, वो जब डिजॉल्व होगा ना तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब डिजोल्यूशन के लिए जब ऑक्सीजन वो यूज करने लगेगा तो फिर हमारा जो एक्वेटिक मीडियम है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे फिशेज या बाकी एक्वेटिक लाइफ जो है उसको थ्रेट होगा। दैट्स वाई एनवायरनमेंट पर भी बैड इंपैक्ट है इसका। ऑल क्लियर? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्नेक्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। क्यों हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल कवर किया था, दैट व्हाई स्नेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट वाइल्ड लाइफ अटैक डेथ इन केरला। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ दिख रही है, एक फैक्ट क्या, कि केरला में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ अटैक डेथ्स जो होते हैं, मतलब ह्यूमन एनिमल के बीच कॉन्फ्लिक्ट से डेथ होता है, वो स्नेक बाइट्स की वजह से होता है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन इट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे जो वेनेमस स्नेक्स है, मतलब जिन स्नेक्स में जहर मिलता है, वेनेमस स्नेक्स है ना, एग्जाम्पल क्या हो गया, कोबरा हो गया, राइट, रसल वाइपर्स हो गए, करैथ हो गए, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2। कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है ओरिजिनली, अभी इसमें चेंज हुआ 2021 में, बिल आया 2022 में, ये एक्ट बन गया। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किंग कोबरा को, वेनेमस स्नेक्स को शेड्यूल 2 में रखा गया है। एकदम सही बात है, ये शेड्यूल 2 में है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो ज़्यादा जहरीला सांप है, इसको शेड्यूल 1 में रखेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा क्या, नॉन वेनेमस स्नेक्स हैं जैसे कि पाइथन हो गया, हालांकि खतरनाक ये भी है बट इसमें जहर नहीं होता है, ये अपने प्रे को दूसरी तरह से मारता है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1। यस, नॉन वेनेमस वाले शेड्यूल 1 में। आप ऐसे याद रखिएगा कि जिन सांप में जहर ज़्यादा है, वो जब जहर ज़्यादा है तो वो अपना प्रोटेक्शन खुद भी कर सकते हैं, और वेनेमस स्नेक्स जो हैं, सिंस उनके प्रोटेक्शन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उनका नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, उनका रिसर्च भी हो सके, उनके ऊपर रिसर्च भी हो सके, ह्यूमन और स्नेक्स के बीच का वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं हो, इस वजह से शेड्यूल 2 में रखा गया है। जिनमें जहर कम है उनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये यहाँ पे जो नागिन दिख रही है, ऐसे नाग नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नहीं ऐसा। ऐसे नागिन लोगों से बिल्कुल दूर रखिए, दूर रहिए। ये जो भी एक्ट्रेस हैं, जो भी एक्टर हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आप अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पर आप टीवी सीरियल्स के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से ऐसे नागिन, डायन, इन सब जो टीवी सीरियल चलते हैं, दे मेक अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। इसलिए प्लीज़ इन लोगों को ऐसे टीवी सीरियल्स या मूवीज से परहेज रखना चाहिए, ठीक है। हमारे सांप भी देखकर बोलते होंगे कि भाई तुम लोग हमारा मजाक बना कर रखे हो, ऐसे इंसानी सांपों से दूर रहें, ऐसे करतूतों से। चलिए, ये दोनों कैटेगरीज तो आप याद रखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा था, Schedule 2 strikes a balance between protecting these species from harm and allowing for their responsible use in research and management। एकदम सही बात है कि शेड्यूल 2 जो है, जिसमें वेनेमस स्नेक्स को रखा गया है, जहरीले सांप को, तो वो क्या कर रहा है कि शेड्यूल 2 में भी तो प्रोटेक्शन लेवल इक्वली ही रहता है, बस शेड्यूल 1 से थोड़ा सा कम है। बट जब वो शेड्यूल 2 में है, प्रोटेक्शन वहां पर भी स्ट्रिक्ट है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन शेड्यूल 2 में भी है। इन दैट केस रिसर्च भी हो रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन और स्नेक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अगर ह्यूमंस को कोई हार्म हो सके, उससे भी बचाने का काम होता है। दैट्स वाई वेनेमस स्नेक्स को शेड्यूल 2 में रखा गया। तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा हमारा क्या, डी, ऑल 3 आर करेक्ट। स्नेक्स के बारे में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि स्नेक्स जो हैं उनको थ्रेट क्या होता है, एक तो ऑब्वियसली जब उनके हैबिटेट को हम नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरी बात क्या कि स्नेक्स जो है ना, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सिंस ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अब
क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज जो हो रहा है, इसके वजह से इनको भी गर्मी लगती है, तो ये लोगों के घरों में आ जाते हैं, खेतों में आ जाते हैं, इन सब जगह में चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें थोड़ी ठंड महसूस हो। अब वहाँ पे इंसान गया, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सांप ने काट लिया, जिससे नुकसान है, राइट। सो दैट्स वाई आजकल काफ़ी ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, आगे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे तुम मुझे क्या बताओगे कि हमारा जो इंडियन कोबरा है, इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा का IUCN स्टेटस क्या है, ये तुम मुझे बताओगे। इस वाले कोबरा को भूल जाना, ये जो यहाँ पे फीमेल कोबरा है इसको भूल जाओ, इंडियन कोबरा ओरिजिनल कोबरा के IUCN स्टेटस को बताना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात जहां तक कर रहे हैं, तो देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनली 1972 में आया था। पहले इस साइड देखिए, स्क्रीन के राइट साइड पर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। किस पर्पस के साथ? वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए। वाइल्ड लाइफ के डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, इसमें एनिमल्स तो हैं ही, साथ ही साथ बीज को भी, फिशेस को भी, बटरफ्लाइज को भी, सबको इंक्लूड किया गया है। शुरू में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, तो उसमें ना 6 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल 1 और 2 में एनिमल्स को रखा गया था जो काफ़ी इंडेंजर्ड हैं, जिनका प्रोटेक्शन लेवल ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन बोलते हैं। हालांकि शेड्यूल 2 में पेनाल्टीज थोड़ी सी कम होती है शेड्यूल 1 से। शेड्यूल 3 और 4 में भी एनिमल्स ही हैं, बट थोड़े उनको डेंजर कम है, दैट्स वाई पेनाल्टीज भी उनसे रिलेटेड कम होगा अगर कोई ह्यूमन उनको हार्म पहुंचाए तो। शेड्यूल 5 में वर्मिन स्पीसीज को रखा जाता है, वैसे स्पीसीज जो कभी कभी हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए अनवांटेड हो जाते हैं, जिनकी किलिंग जरूरी हो जाती है, जैसे सपोज नीलगाय, तो वो वर्मिन स्पीसीज शेड्यूल 5 में है। एंड शेड्यूल 6 किससे रिलेटेड था गाइज? प्लांट से रिलेटेड था। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 था, लेकिन फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये एक्ट 2022 बन गया है। 2021 में बिल पास हो चुका था, हम इसको 2022 का एक्ट बुला सकते हैं। हालांकि कहीं अगर 2021 एक्ट लिखा भी एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना, वो भी सही मानना। अब 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब पहले 6 थे, 6 से 4 कर दिया गया। शेड्यूल 1 जो है ये एनिमल्स के लिए है, हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स पहले प्रोटेक्टेड थे शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक में, ये दोनों कैटेगरी, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4, अब इनको शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है नए वाले एक्ट में। शेड्यूल 2 में क्या है? एनिमल स्पीसीज विथ लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 2 में है। एंड शेड्यूल 3 में क्या होगा? प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज आ जाएंगे। प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज जो कि पहले शेड्यूल 6 में पाए जाते थे। शेड्यूल 4 नया वाला एक्ट का क्या करेगा? ये साइट्स के अकॉर्डिंग इलीगल ट्रेडिंग रोकने के लिए स्पीसीज को यहां पर शेड्यूल 4 में नए वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड किया गया। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मैंने तुम्हें क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, आप वहां पर भी देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स के क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड? वेल्स से रिलेटेड। स्ट्रेंडिंग ऑफ वेल्स से रिलेटेड एक आर्टिकल यहाँ न्यूज़पेपर में था, दैट वेल्स स्ट्रेंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के कोस्ट में ये वेल्स स्ट्रेंडिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोस्टल रीजन है, एक पिक्चर है जहाँ पे वेल्स फंसे हुए दिख रहे हैं, इनकी डेथ भी हो जाएगी इस तरह से। तो ये वेल्स स्ट्रेंडिंग क्या है? यहाँ पे एक बड़ी यूनिक बात लिखी हुई है, मास स्ट्रेंडिंग ऑफ वेल्स हैव बीन ऑकर्ड सिंस द टाइम ऑफ अरिस्टोटल। मतलब काफी पहले ऐसा मास स्ट्रेंडिंग हुआ था। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दैट वेल्स स्ट्रेंडिंग इज द फेनोमेना इन विच वेल्स बिकम स्ट्रक ऑन लैंड, यूजुअली ऑन अ ब्रिज। यस, जिस तरह से इंसान कहीं सपोज रेलवे स्टेशन पे फंस गया, एयरपोर्ट पे फंस गया, रोड पर फंस गया, बारिश होने की वजह से फुटपाथ पर फंसा हुआ है, ब्रिज पर फंसा हुआ है, उसी तरह से ये वेल्स बीचेस पे आकर फंस जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कई बार सी वाटर जो है उसका लेवल कम होने लगता है, टाइड्स जो हैं वो हाई टाइड्स नहीं हो पाते, इसके वजह से बेचारे बीचेस पे फंस जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बीचेस पे ये स्टक हो जाते हैं, इसे वेल स्ट्रेंडिंग कहा जाता है। दूसरा क्या? Environmental experts believe that mass stranding of aquatic animals could be becoming more common as the health of ocean continues to deteriorate due to human interference। एकदम सही बात है, ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से। अब वो ह्यूमन इंटरफेरेंस किस किस टाइप का? जैसे शिप्स जो हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं, अब ये जो शिप्स हैं इनसे ऑयल भी लीकेज होता है, ये जो हैं ये नॉइज पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ये जो शिप्स हैं इनके वजह से एक्सीडेंट भी हो रहा है जिससे वेल्स टकरा कर मारे जा रहे हैं, इलीगल पोचिंग भी हो रही है। इन सब की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से इनके नंबर्स कम हो रहे हैं और ये भाग कर बीचेज की तरफ आ जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। थर्ड, humpback whale are found in all oceans worldwide and are categorized as least concerned in the IUCN Red List।
यस, हम्प बैक वेल जो है वो आईयूसीएन के रेड लिस्ट के लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है और ऑल ओवर ओशंस में पाया जाता है। अब हम आते हैं बाकी इसके डिटेल्स के बारे में। ये हम्प बैक वेल लिस्ट कंसर्न कैटेगरी, तीनों स्टेटमेंट सही थे। बाकी हम वेल्स के बारे में बात करें कि और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो वेल्स की कुछ और वेराइटी भी जो न्यूज में रहती है, जैसे हमारा ये हो गया ब्लू वेल। ब्लू वेल जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ये लार्जेस्ट नोन एनिमल है गाइज, याद रखिएगा। ब्लू वेल लार्जेस्ट नोन एनिमल विच हैज लिव्ड, ब्लू वेल इंडेंजर्ड कैटेगरी में। उसी का एक दूसरा वैरायटी, वेल का दूसरा वैरायटी है स्पर्म वेल, जो कि वनरेबल कैटेगरी में आता है। ये एक प्रीडेटर है, मतलब काफी लीथल है। रिसेंटली तो वैसे हम्पबैक वेल ने भी एक इंसान को निगल लिया था, हालांकि तुरंत बाहर कर दिया, बट हम्पबैक वेल इंसान को खाने के लिए नहीं जाना जाता है। स्पर्म वेल जो है, जो वल्नरेबल कैटेगरी का आईयूसीएन में, दैट इज एक्चुअली अ टूथड प्रेडिटर, बड़ा लीथल होता है। हम्पबैक वेल को तो लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में माना जाता है, जो यूजुअली इक्वेटर से लेकर पोलर हर रीजन में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इसका माइग्रेशन होता है। इसके माइग्रेशन की हम बात करें तो ये इसका माइग्रेशन पोलर रीजन से लेकर इक्वेटर तक होगा, राइट। इक्वेटर में आके ये ब्रीडिंग करता है, पोलर रीजन में जनरली खाना खाता है। इक्वेटर में आएगा वहाँ भी थोड़ा खाना पीना खाएगा ही, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाएगा। ये तीन कैटेगरी वेल्स की याद रखिएगा और उनका आईयूसीएन स्टेटस याद रखिएगा, और वेल स्टैंडिंग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचा गाचीबौली एरिया। तो कांचा गाचीबौली एरिया इस तरह से डाउन टू अर्थ में भी, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में हर जगह मेंशन था। क्या कह रहा है कांचा गाचीबौली एरिया? तो अ सिटी अगेंस्ट फॉरेस्ट एक आर्टिकल था। अर्बन प्लानिंग से, या फिर किस तरह से हम अर्बन प्लानिंग की वजह से डेवलपमेंट के नाम पर कैसे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमने ये कई बार देखा। चाहे हम आर्य फॉरेस्ट रीजन की बात करें, कई बार इसको लेकर गुवाहाटी में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में कई जगहों पर बात होती है कि हम डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट को, ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह ये कांचा गाचीबौली न्यूज में था। तो सबसे पहली बात हो जाती है कि कांचा गाचीबौली है कहाँ पर गाइज? तो कांचा गाचीबौली है, यहाँ आप देख सकते हो, क्या हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद में पड़ता है। द साइट बॉर्डर्स विथ गोपानपल्ली रिजर्व फॉरेस्ट, ये गोपानपल्ली रिजर्व फॉरेस्ट भी हैदराबाद में है। एंड ओस्मान सागर लेक, ये ओस्मान सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, इसके बारे में हम देखेंगे, बड़ा पॉपुलर है। अगर कभी आप हैदराबाद घूमने जाओ तो आप ओस्मान सागर लेक घूमने जा सकते हो। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया हैज लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड इन पास्ट 4 डिकेड। अब वैसे कांचा गाचीबौली एरिया ये कंप्लीटली वेटलैंड्स का पार्ट नहीं है, इसके कुछ हिस्से में वेटलैंड्स मिलता है, बट सिंस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये भी मेंशन था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मेंशन कर दिया है कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इंडिया ने अराउंड 1/3 वेटलैंड्स जो है वो अपना लूज कर दिया है, लॉस हो चुका है, खत्म हो चुका है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से पिछले 40 सालों में, पिछले 4 डिकेड्स में। बाकी हम कांचा गाचीबौली एरिया की बात करें तो वहाँ पर अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट प्लान के लिए, स्पेशली तब जब कोर्ट्स बंद थे तो ट्रीज को कट किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर कि आपने ऐसा काम कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है स्टेट गवर्नमेंट को कि या तो आप ट्रीज को रीप्लांट कीजिए, रीस्टोर करिए, नहीं तो मैं सेक्रेटरी को और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स थे सबको जेल में डालूंगा, राइट। कांचा गाचीबौली एरिया ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच रीजन है। क्या क्या बायोडाइवर्सिटी में रिच रीजन है? तो यहाँ पर आपको अराउंड 730 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। मैमल्स की 10 वैरायटी मिलती है, रेप्टाइल्स आपको 15 वैरायटी के मिलते हैं, बर्ड्स आपको 220 वैरायटी के मिलते हैं। तो इतने अच्छे रीजन को नुकसान पहुंचाना, दैट इज नॉट गुड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ओस्मान सागर लेक की जहां तक बात करते हैं तो इसको गांडीपेट लेक के नाम से भी बुलाया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल एक मैन मेड लेक है हैदराबाद सिटी में। इसको 1920 में बनाया गया था गाइज। हिस्टोरिकली कभी कभी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं तो ये प्री इंडिपेंडेंट टाइम का बना है, जो कि ईसा रिवर पर डैम बनाने के ड्यूरेशन में बनाया गया। और ये ईसा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मूसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक्चुअली में गांडीपेट या फिर ओस्मान सागर लेक ये ईसा रिवर के डैम पर है, बट ईसा रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? मूसी रिवर की। इतना हम याद रखेंगे कांचा गाचीबौली के बारे में। ये आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड प्री सिक्योर था। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें, जो मैंने लास्ट 20 मई के प्री सिक्योर में दिया था, तो मैंने क्वेश्चन किस पे दिया था? निपुण भारत मिशन पर। निपुण भारत मिशन, यहां निपुण भारत मिशन से रिलेटेड डिटेल्स आपके पास है। हम एक बार पहले स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं कि क्या कह रहा था निपुण भारत मिशन का क्वेश्चन। द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्कूल के बच्चों से रिलेटेड कुछ बात कह रहा है, जिसको हम निपुण भारत बोलेंगे, कि बच्चा हमारा पढ़ने में और समझने में निपुण हो। निपुण मतलब दक्ष हो, मतलब वो स्मार्ट बन सके, पढ़ सके।
वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एकदम सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया। इट विल फोकस ऑन चिल्ड्रन एज बिटवीन 3 to 9, मतलब बच्चे जब छोटे हैं तभी उन पर ध्यान दिया जाएगा कि वो पढ़ने और समझने की अगर कैपेबिलिटी उसमें आ रही है तो वो आगे जाकर अपनी स्कूलिंग को बड़ा अच्छा कर सकता है। इसलिए 3 से 9 साल के बच्चे जो कि प्री स्कूल में या ग्रेड 3 तक होते हैं उन पर फोकस किया जाएगा। एवं करेक्ट बात है। द गोल इज टू इंक्लूड गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स एज वेल। यस, इन तीनों को, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स को भी इंक्लूड करके हमारा जो टारगेट है फाउंडेशन लिटरेसी का, जो कि हम 2026-27 तक अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए इन तीनों कैटेगरी के स्कूल्स को, गवर्नमेंट एडेड को, प्राइवेट स्कूल्स, तीनों को इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। आंसर क्या होगा? डी। बाकी निपुण भारत के डिटेल्स यहाँ पर रहे, वही डिटेल्स जो अभी मैंने आपको समझाया, दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। निपुण भारत में टारगेट ग्रुप जो है वो हमारा 3 से 9 साल के हमारे बच्चे हैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर ये काम करेगा। कौन सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? समग्र शिक्षा। ये स्कीम पहले से चल रही है, समग्र शिक्षा, स्कूल लेवल पे चिल्ड्रन के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उसी के अंडर हमारा निपुण भारत अब वर्क करने वाला है। 5 टियर अप्रोच इसमें अडॉप्ट किया जाएगा, मतलब नेशनल लेवल, नेशनल के बाद स्टेट लेवल, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक लेवल, ब्लॉक के बाद स्कूल लेवल। तो अब इस 5 टियर अप्रोच से क्या होगा कि नेशन से लेकर स्कूल लेवल तक जो हमारे 3 to 9 ईयर्स के किड्स हैं, उनके पढ़ने की कैपेसिटी, उनके अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी को हर स्टेट, हर यूटी में इंप्रूव करने की बात है। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट तो हम देख ही चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है लिटरेसी का, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी का। इसके लिए गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल्स तीनों को इंक्लूड किया जा रहा है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेकर। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या वर्ल्ड के किसी और रीजन में, लद्दाख में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या कि ग्लेशियर्स जमा है, अब यहाँ पे पानी भी जमा होगा, आइस भी जमा है, अचानक से ये फट गया और फ्लड के रूप में नीचे डाउनवर्ड जो स्लोप्स हैं, गांव है, वहां पर आ जाता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं। वही यहाँ पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जहां ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सडनली रिलीज्ड फ्रॉम ग्लेशियर लेक ऑफन ड्यू टू द फेल्योर ऑफ डैम मेड ऑफ मोराइन और आइस। मतलब ये जो डैम है ये आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया है, ये यूजुअली मोराइन से, जो हम ग्लेशियल रीजन के सॉइल की बात करें, या आइस से बना हुआ है, अचानक टूटता है और बह के नीचे आ जाता है। इन सम केसेस कंट्रोल्ड ब्रीचिंग ऑफ अ डैम, कंट्रोल्ड ब्रीचिंग मतलब देखो, जहाँ जैसे यहाँ मैंने क्या किया कि ये ग्लेशियर लेक है, अब यहाँ पे आइस का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, वाटर का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो कंट्रोल्ड ब्रीचिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे कट करके हटा दिया गया। इससे क्या हुआ ना कि वाटर थोड़ा सा फ्लो के बाहर आ गया और ये पूरा का पूरा जो इनका एरिया था, पूरा का पूरा रीजन था जिससे कंट्रोल किया गया था, वो टूटता नहीं है, जिससे कंजर्व हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल्ड ब्रीचिंग करके इस तरह से डिजास्टर को रोका जा सकता है। बोथ आर करेक्ट। यहां आंसर क्या होंगे? सी होंगे। आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है? स्टिच्ड शिप के बारे में। स्टिच्ड शिप और डिवार आइलैंड ये न्यूज में था, तुम मुझे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। और कल मैं तुम्हारे साथ आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड प्री सिक्योर डिस्कस करूंगा, जो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ये दूसरा क्वेश्चन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से रिलेटेड, 2024 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और कल आपके साथ एक बड़ा अच्छा गुड न्यूज भी शेयर करूंगा मैं, आर्ट एंड कल्चर के प्री सिक्योर के क्वेश्चंस भी और एक गुड न्यूज भी, विच यू वुड ऑल्सो लाइक। ओके, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते जाइए एंड अपने सपनों को सच करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।